नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस पढ़ाई थी जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव रिजल्ट में आपको मिलता है उसकी, है ना, जिसे आप नल रिजल्ट भी कहते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशंस क्या क्या थी, 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको बताई थी और साथ में नेगेटिव रिजल्ट का क्या महत्व है, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है या सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है, क्या है ना, वो भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है जी। आइए अब इस यूनिट में लास्ट टॉपिक आपका बचा है और कुछ न्यूमेरिकल करके इस यूनिट को इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। चलो तो देखो, हेडिंग डालो सबसे विशेष, है ना, जिसे आप रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल कह सकते हो, एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। ठीक है जी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है जी। हिंदी में कहेंगे आपेक्षिकता का विशेष, है ना, या विशिष्ट सिद्धांत। क्लियर है जी। तो देखो, आपको पता है, मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया था कि आइंस्टीन ने बताया था 1905 में, है ना, 1905 में, कि जो आप ईथर की कल्पना कर रहे हो वो ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। ईथर के, है ना, अबाउट ईथर की जो, मतलब ईथर और अर्थ के बीच जो रिलेटिव मोशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मीडियम ईथर भी, है ना, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। उन्होंने कहा था ये जो बात आप पता लगा रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर, ये एक मीनिंगलेस बात है ना। और फिर उन्होंने क्या बताया था कि बॉडी का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। यानी एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी चल रही है, तो इनके बीच क्या है, रिलेटिव मोशन है। ठीक है जी। या दोनों चल रही हैं तो दोनों डिफरेंट स्पीड से चल रही हैं, तो उनके बीच क्या है, रिलेटिव मोशन है। तो एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन जो है केवल वो एग्जिस्ट करती है। अब मान लो, जैसे आप खुद देख के बताओ, अर्थ की मोशन को आप पता लगाते हैं कि अर्थ घूम रही है, तो किसके रेस्पेक्ट में पता लगाते हैं, सन के रेस्पेक्ट में पता लगाते हैं ना। तो सन क्या है जिसके रेस्पेक्ट में पता लगा रहे हैं, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। और उसके अबाउट जो अर्थ है ना, ये सन है, तो इसके अबाउट अर्थ क्या हो रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है। क्लियर है। अब सन रेस्ट में है, उसके चारों ओर घूम रही है, तो आप अर्थ की मोशन का पता किसके रेस्पेक्ट में लगा रहे हैं, सन के रेस्पेक्ट में। तो सन क्या है, ये सन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है जी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया था आपको, जहाँ से आप चीज़ों को जिसके रेस्पेक्ट में आप देखते हैं, है ना, या जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं या फिर जहाँ से देखते हैं उसे आप क्या कहते हैं, जिसकी हेल्प से मेजरमेंट करते हैं कि मोशन में है, रेस्ट में है ना, किस टाइम कहाँ पर है। ठीक है जी। स्पीड कितनी है ना। तो ये जहाँ से आप मेजरमेंट करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप मेजरमेंट करते हैं, वही क्या होता है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आइंस्टीन ने बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट जो रिलेटिव मोशन है वो एग्जिस्ट करती है। ईथर वगैरह का कोई जो कॉन्सेप्ट है वो सब कैसा है, वो आपका मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। तो देखो, इसी बात को हम पढ़ेंगे। आइंस्टीन ने देखो 1905 में 2 प्रिंसिपल दिए। ठीक है जी। तो दोनों का स्टेटमेंट है अपना अपना, पोस्टुलेट्स जिन्हें आप कह सकते हो, अभिधारणा या अवधारणा। ठीक है जी। तो इन 1905 आइंस्टीन गेव 2 पोस्टुलेट्स, ठीक है जी, ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच आर एज फॉलोज, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है जी। तो पहला क्या है, पहला है आपका द थ्योरी ऑफ या द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल कह दो। ठीक है जी। पहला कौन सा है, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर है। हिंदी में कहेंगे विशिष्टता का सिद्धांत। ठीक है जी। तो ये क्या कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ, चलो आपके लिए क्या लिखता हूँ, द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के नियम हैं भौतिकी के, है ना,
द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम, सेम रहते हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। क्लियर है जी। जो लॉज हैं फिजिक्स के, जो भौतिकी के नियम हैं, भौतिक विज्ञान के नियम हैं, वो हमेशा कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। किसमें? इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में। लेकिन ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल हैं, लेकिन कैसे हैं? तो मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, शर्त ये है कि ये जो जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिनकी जितनों की बात करें, है ना, वो सभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हुए होने चाहिए। तो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव टू वन अनदर। देखो दो होते फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो रिलेटिव टू ईच अदर कह देते, दो के लिए ईच अदर आता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर आता है। ठीक है, ये ग्रामर का रूल आप जानते होंगे। ठीक है जी, तो ये है जो पहला आपका प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, आपेक्षिकता का सिद्धांत, उसका स्टेटमेंट क्या है? ये द लॉज ऑफ फिजिक्स कह दो या द फिजिकल लॉज कह दो, एक ही बात है। तो जो फिजिक्स के लॉज हैं वो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है जी, चाहे कोई सा भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, यानी सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, इसका प्लूरल बनेगा फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस नहीं, मेन वर्ड में SEIS लगता है, तो मेन वर्ड है फ्रेम। फ्रेम कैसा? रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो मेन वर्ड क्या है? फ्रेम। तो मैंने कहा सभी, है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, जो फिजिक्स के लॉज हैं वो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है जी, कैसे क्या है विस्तार से सब पढ़ेंगे अगली यूनिट में, ये नहीं पढ़ना है अच्छे से। ठीक है जी, तो बदलते नहीं हैं। लेकिन ये जो जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनमें आप फिजिक्स के लॉज को देख रहे हैं, वो कैसे हैं? वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं रिलेटिव टू वन अनदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना। यानी रिलेटिव वेलोसिटी जैसे v थी ना, तो v ही रहनी चाहिए। ठीक है जी, v से बदलनी नहीं चाहिए वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तभी तो कांस्टेंट होगी। ठीक है जी, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट। जो आपेक्षिक गति है, आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक वेग कहेंगे हिंदी में, है ना। ठीक है जी, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल हैं और जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है जी, एक दूसरे के तुलना में, एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है जी, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं, मतलब ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो फिजिक्स के लॉज हैं वो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है आपका द प्रिंसिपल ऑफ ठीक है जी, कौन सा प्रिंसिपल? कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। देखो ये कोई नया नहीं है, ये बात आप माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में से भी निष्कर्ष के रूप में आपको मिली है। क्या आपने देखा? इधर को लाइट रे गई, उसे भी उतना ही टाइम लगा, इधर को गई, उसे भी उतना ही टाइम लगा, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम लग रहा है, तो वेलोसिटी भी कैसे रही होगी? सेम। ये मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नल रिजल्ट कराया था ना, नेगेटिव रिजल्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसमें एक पॉइंट यही था कि जो लाइट है ना उसकी वेलोसिटी, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से बात चली थी कि लाइट की जो वेलोसिटी है हर डायरेक्शन में कैसी रहती है? सेम रहती है ना। ठीक है, तो यही बात आइंस्टीन ने थोड़ा अपने तरीके से कही। तो क्या कही? लिखते हैं द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है जी, द स्पीड ऑफ लाइट है ना, लाइट की जो स्पीड है इन फ्री स्पेस, ठीक है जी, फ्री स्पेस कह दो चाहे वैक्यूम कह दो। क्लियर है जी? तो स्पीड जो लाइट की है फ्री स्पेस में कह दो, वैक्यूम में कह दो, निर्वात है इसका अर्थ, और इसका अर्थ भी अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में भी निर्वात ही होता है।
ठीक है जी। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है जी, और इन ऑल, ये वाली बात है ना, ऑल इनर्शियल, ये वाली बात कहनी है, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी। तो जो लाइट की स्पीड है वो फ्री स्पेस में सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में, सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में कैसे रहती है, सेम रहती है ना। तो क्या कहेंगे, इज कांस्टेंट, ठीक है जी, या रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रहती है या है, बात एक ही है। तो जो स्पीड है लाइट की फ्री स्पेस या वैक्यूम में सभी इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। या आप इनवेरिएंट कह सकते हो, इनवेरिएंट का अर्थ भी क्या है, अपरिवर्तित, ठीक है जी, यह अपरिवर्तनशील, और इसका अर्थ है नियत, ठीक है जी। और ये मैंने बताया, तो दिस पोस्टुलेट, एक लाइन और लिख देना, दिस पोस्टुलेट फॉलोज, किसे फॉलो करता है ना, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, बल्कि उसके निगेटिव रिजल्ट को फॉलो करता है ना, फॉलोज द निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसका निगेटिव रिजल्ट ही तो था कि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज नहीं हो रहा था। निगेटिव रिजल्ट क्यों, क्योंकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का प्रयास ये नहीं था, प्रयास तो था कि टाइम अलग अलग आने चाहिए, यानी स्पीड अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, और स्पीड अलग अलग थी नहीं, तो निगेटिव रिजल्ट था ना, तो उसे फॉलो करता है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको क्या कराए, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकाश की चाल की नियतता का सिद्धांत है ना, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आप क्या कह सकते हो, जिसे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो हिंदी में, मैंने बताया आपको, रिलेटिविटी का अर्थ होता है आपेक्षिकता, है ना, किसी दूसरे से कंपैरिजन करना, तो आपेक्षिकता होता है इसका अर्थ, क्लियर है। तो ये आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत है, ठीक है जी, क्या नाम है इसका, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल आपको करा दूं, ठीक है जी, और फिर यूनिट कंप्लीट करते हैं। देखो, ठीक है जी, आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा ही, उस पर न्यूमेरिकल करा दूँ मैं आपको। डेल्टा एन क्या था, ठीक है, आपको बताया जितनी भी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई थी उनका नंबर था, ठीक है जी, और फॉर्मूला था 12v²/λc², ठीक है जी, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन आपके सामने होगा, पढ़ो, इसी फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन हम करेंगे। 12v²/λc², है ना, डेल्टा एन होता है जो फ्रिंज शिफ्ट है ना, जितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई है वो है ये, है ना, उनकी संख्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, आपके सामने होगा। तो लिखा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट, संभावित कितनी फ्रिंज शिफ्ट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी ईथर, आइदर है, तो आइदर है, ईथर है, देख लेना। तो इसने कहा हाइपोथेसिस इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इफ़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ईच पाथ, देखो जो इफेक्टिव लेंथ है प्रत्येक पाथ की वो कितनी दे दी, 8 मीटर, तो लेंथ कितनी है, 8 मीटर, ठीक है जी। फिर इसने कहा वेवलेंथ जो है लाइट की वो दे रखी है 8000 एंगस्ट्रॉम, आपको बताया एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा बराबर आएगा 8 × 10⁻⁻7 मीटर, क्लियर है जी। तो आपसे कहा व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड, ठीक है जी, एक्सपेक्टेड क्या, फ्रिंज शिफ्ट, यानी आपको डेल्टा एन वही निकालना है, और फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया, है ना, क्लियर है जी। और सी आपको पता है, सी की जरूरत पड़ेगी, तो 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड। वी मैंने डेरिवेशन में लिया था, आपको याद हो, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो आपको डेल्टा एन निकालना है, मैं इसका आंसर बता दूं, करने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, ठीक है जी। तो आप फॉर्मूला लगाइयो, डायरेक्ट करियो,
डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा 2L/v² अपॉन λc²। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ से इस L की वैल्यू भी है आपके पास मीटर में, लैम्डा की भी है, C की भी है, V की भी है, कर लोगे तो इसका आंसर लिख लो, आंसर आएगा 0.2। ठीक है, इसका कोई यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं था। कर लोगे इस क्वेश्चन को? चलो, तो इसका है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा। देखो क्या कह रहा है, इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ द पाथ्स ऑफ 2 बीम्स। लेंथ दे रखी है इस बार कितनी, इस बार लेंथ दे रखी है आपको 11। ठीक है जी, 11 मीटर प्रत्येक की। आगे कहा द वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, खुद बदल लेना, बदल लोगे ना अब तो। और एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट दे दी इस बार डेल्टा एन 0.4। आपसे क्या कहा, वेलोसिटी बताओ अर्थ की रिलेटिव टू अदर, यानी आपसे v पूछा है इस बार, है ना। कर लोगे तो फॉर्मूला तो आपको पता है, वही लगना है, डेल्टा एन बराबर 2L/v² अपॉन λc²। ठीक है, आपको डेल्टा एन दे रखा है, एल दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, सी तुम्हें पता होता है, आपको v निकालना है। तो v का आंसर मैं बता रहा हूँ, आप खुद करना, 3.13 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ये v की वैल्यू है। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, कर लोगे। चलो, इसके बाद थर्ड पे चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल देखो, इन कह रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट। इसमें फ्रिंज शिफ्ट पूछा है आपसे। ठीक है जी, यानी डेल्टा एन निकालना है आपको। और फिर आपसे कहा इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इफ डिस्टेंस दे रखी है प्रत्येक प्लेट की 2 मीटर। ठीक है, प्रत्येक प्लेट रहती है ना, एक इधर एक उधर, मतलब जो मिरर होते हैं। ठीक है, तो L बराबर है 2 मीटर। और फिर कह रहा है एंड द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये भी ऐसे क्वेश्चन है। ए पार्ट में लैम्डा दे रखा है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम, और बी पार्ट में आपको लैम्डा दे रखा है कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, कर लोगे इसे। v और c तो वही रहेगा आपका जो होता है, v बराबर 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, डेल्टा एन बराबर 2L/v² अपॉन λc²। ठीक है जी, क्लियर है, कर लोगे इसे। इसका आंसर मैं बता दूं, पहले वाले का आंसर जो आएगा वो आएगा 0.067। ठीक है, करना ईमानदारी से, कभी ऐसी है ना PDF नोट्स में से ही छाप दो, तो करने का प्रयास करा करो सिंसियरिटी के तहत। इसका आंसर आएगा दूसरे का 0.1, पहले का आएगा 0.067। ठीक है जी, कर लोगे ना। ठीक है जी, और दूँ? चलो, 1-2 और ले लो, है ना। तीसरे का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने होगा। ठीक है जी, पढ़ो। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट। आपसे फ्रिंज शिफ्ट पूछा है। ठीक है जी, डेल्टा एन पूछा है। क्या कहा आपसे, इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस ऑफ ईच प्लेट, है ना, ईच पाथ इज एल दे रखा है 7 मीटर, और आपसे कहा लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्डा वो 7000 एंगस्ट्रॉम है, और वेलोसिटी ऑफ आपसे अर्थ की दे रखी है ना, v बराबर है 3 × 10⁴। ना भी देना तो ये तो इतनी होती है, याद रखियो। और क्या पूछा है, फ्रिंज शिफ्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बताइए, डेल्टा एन बराबर 2L/v² अपॉन λc²। v पता है, c पता ही होता है, 3 × 10⁸। कर लोगे इसे, आंसर लिख लो, आंसर आएगा 0.2। ठीक है जी, तो ये देखो सब एक जैसे सवाल हैं, इन्हें बहुत आसानी से कर लियो। ठीक है जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लो और फिर
कंप्लीट करते हैं यूनिट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फ्रिंज शिफ्ट। ठीक है जी, आपसे फ्रिंज शिफ्ट पूछी है, ऐसे ऐसे ही है सारे क्वेश्चन, चलो ले लो फिर भी। फ्रिंज शिफ्ट पूछी है तो फ्रिंज शिफ्ट पूछी है तो डेल्टा एन पूछा है। ठीक है जी, फिर क्या कहा, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, इफेक्टिव लेंथ इस बार एल बराबर 6 मीटर है, बस वैल्यू बदल रही है। ठीक है, और वेवलेंथ 6000 दे रखी है, कितने आसान है, न्यूमेरिकल है ना। और अर्थ की वेलोसिटी v दे रखी है जो तुम्हें पता होती है 3 × 10⁻⁴ मीटर, वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, और c भी तुम्हें पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है डेल्टा एन, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, डेल्टा एन बराबर देखो कितनी बार आ रहा है 2L, है ना, 2LV² अपॉन लैम्डा c² है ना। ये फॉर्मूला लग के आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.20। ठीक है, कर लेना उसे, क्लियर है। तो चलो, है ना, यूनिट में कुछ बचा हो तो आप बता सकते हो, बाकी मेरी तरफ से यूनिट कंप्लीट है। ठीक है, तो आप लोग देख के एक बार बताइएगा, और यूनिट के बारे में जो भी यूनिट कंप्लीट हुई है, जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।